तो नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा खत्म हो चुका है, वो हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े हैं और अब ये सवाल उठ रहा है कि इस दौरे से क्या निकला, इस दौरे से हिंदुस्तान को क्या मिला और कितना कामयाब रहा ये दौरा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनोज वर्मा जी, एक बड़ा दौरा कह लीजिए, लंबा दौरा कह लीजिए, और लगातार कई दिनों तक वो कई जगह पर जाते रहे, 100 घंटे में 50 कार्यक्रम उनके रहे, टाइट शेड्यूल रहा, 2 बार ओबामा से मिले, ये भी एक अलग बात है। किस तरह से आप इस दौरे को देखते हैं, कितना कामयाब रहा ये नरेंद्र मोदी का ये दौरा? देखिए, अगर मैं इसे एक पंक्ति में कहूं, एक शब्दों में कहूं, हाँ। तो मैं मानता हूं कि कूटनीतिक दृष्टि से, दो देशों के संबंधों की दृष्टि से यह दौरा सफल रहा। नरेंद्र मोदी भारत की मार्केटिंग करने में कामयाब रहे। नरेंद्र मोदी दुनिया को यह बताने में कामयाब रहे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदलाव की तरफ है, उसमें और सुधार के लिए भारत तैयार है। नरेंद्र मोदी दुनिया को और अमेरिका को यह बताने में कामयाब रहे कि भारत एक युवा शक्ति है और भारत में आगे विकास और दुनिया में शांति के मामलों में अहम भूमिका निभाने का पूरा सामर्थ्य है। साथ ही नरेंद्र मोदी अमेरिका को यह भी बताने में कामयाब रहे कि अब बात जो होगी वो साथ साथ चलने पर होगी। ये नहीं होगी कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसके मुद्दे पे आपका रुख कोई दूसरा हो और भारत जो आतंकवाद से पीड़ित है उसके मामले में आपका दूसरा रुख हो। अमेरिका को भी अब भारत से बराबरी के रिश्ते लेकिन निभाने मनोज होंगे। जी, आतंकवाद पर बात तो जरूर हुई। अफगानिस्तान में किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है उसका जिक्र हुआ, साउथ एशिया में किस तरीके से क्या हो रहा है उसका जिक्र हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और यह बताने की कोशिश नहीं की कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान से आतंकवाद बढ़ाया जा रहा है उसका कोई जिक्र नहीं हुआ यहाँ। देखिए, मैं समझता हूं कि जब दो देशों की बात होती है उसमें कूटनीतिक शब्दों, कूटनीतिक संकेतों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अच्छा। भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान का नाम ना लिया हो, लेकिन वो उस दर्द को बयां करने से नहीं चूके कि भारत अपने पड़ोस के आतंकवाद से कितना प्रभावित है। वो उन्होंने दृढ़ता के साथ ओबामा जी को, मुझे लगता है कि जरूर बताया होगा कि जब अफगानिस्तान का विषय आया होगा तो उन्होंने कहा, और नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है कि अफगानिस्तान में आप वो गलती मत कीजिए सेना हटाने की जो आपने इराक में की। वहां पर पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है और अफगानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है वो मिलकर फिर जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें बड़ा खतरनाक और आतंकवाद का कारण बन सकता है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा में नरेंद्र मोदी ने भारत के पक्ष को बहुत दृढ़ता पूर्वक रखने का अमेरिकी नेतृत्व के सामने एक काम किया है और इसके निकट भविष्य में आने वाले समय में हमें आर्थिक स्तर पे, रक्षा के स्तर पे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मनोज जी, ये कोशिश की जा रही है लगातार। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, चाहे वो जापान गए हों या फिर चीन के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए हों, एक बड़ा निवेश हिंदुस्तान में लाने की कोशिश और भारत में जो बाहर के लोग निवेश करते हैं उनका विश्वास बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो क्या लगता है कि इस दौरे के बाद अमेरिका में जो निवेशक हैं, जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, वो लंबे वक्त से भारत में निवेश करते रहे, ऐसा नहीं है कि वो भारत में पैसा नहीं लगा रहे थे, लेकिन यकीन कहीं ना कहीं डगमगाया था, ये यकीन दोबारा पैदा होगा, मजबूत होगा और निवेशक आएंगे अमेरिका से भारत? फिरोज जी, आपने ये मुद्दा उठाया है, ये सबसे अहम मुद्दा है। देखिए, निवेश पहले भी होता रहता था। हाँ। पहले भी आते थे, चीन से भी होता था, जापान से भी होता था, अमेरिका से भी होता था, लेकिन इस प्रकार का आत्मविश्वास और भारत को एक दुनिया के सामने एक मजबूत रूप में पेश करना हम ये पहली बार देख रहे हैं। ठीक है। पिछले 2 दशकों में तमाम प्रधानमंत्री अमेरिका गए और उन प्रधानमंत्रियों ने भी भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत बनाने में अपने स्तर पर योगदान दिया। लेकिन क्या इससे पहले कि दुनिया ने देखा था कि भारत का प्रधानमंत्री जाए और अमेरिका में लोग सड़कों पर हों, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो रहा हो? यह दिखाता है कि अब भारत को लेके अमेरिका का भी दृष्टिकोण बदल रहा है। एक छोटा सा रिएक्शन है सतीश पेडनेकर। ठीक है, आएंगे मनोज जी आपके पास। सतीश पेडनेकर जी, कोई रॉक स्टार कह रहा है, कोई सुपरस्टार कह रहा है, राजनेता तो लग ही नहीं रहे मोदी, कोई सीईओ भी कह रहा है, आप किस लफ्जों में उनको बयान करेंगे और इस दौरे को लेकर क्या कहेंगे? छोटा सा रिएक्शन पे ब्रेक पे भी जाना है। देखिए, कई लोगों ने तो पिछले दिनों जब ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे मेडिसन स्क्वायर वगैरह के या इससे पहले के, तो कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि बिना किसी एजेंडा के मोदी पहुंच गए हैं, इनका स्वागत करने तो कोई अमेरिकी अधिकारी नहीं आया था। ये किसी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जो है अच्छा वक्ता होने से बात नहीं बनती, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ हासिल करना पड़ेगा। तो लोगों ने पहले ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी थी। पर अब जब ओबामा का और इनका मिलन हो गया है
तो उसके बाद में जो बातचीत हुई है उससे एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो है बीच में पहले ही होमवर्क काफ़ी हुआ था और उसके नतीजे जो है यहाँ साफ दिखाई दिए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का है। इस बार तो बड़े स्पष्ट तौर पर नाम लिए गए हैं कि जो है दाऊद, हक्कानी का नेटवर्क, जैश-ए मोहम्मद और जो सारे नाम लिए गए हैं, इससे बहुत स्पष्ट है कि किन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ना है। और उम्मीद ये की जा सकती है कि ये बातचीत हुई है। पर जहां तक निवेश का सवाल है, ठीक है सतीश, निवेश जो है वो समझौतों से नहीं होगा, वो तो तब होगा कि जब जो है हम अपने यहाँ का माहौल सुधारेंगे। बिल्कुल, और ये समझा जा सकता है कि माहौल कम से कम जिस तरह से दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिर्फ मार्केटिंग है, ना कि भारत की परसेंटिंग इसमें नहीं हो रही है, तो मार्केटिंग भी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अगर किसी भी ब्रांड की इमेज सुधारनी है तो उसके लिए मार्केटिंग भी जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। बहुत एक सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र और एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दोनों देशों के नेताओं की जब मुलाकात हुई तो दुनिया भर की नजरें इस मुलाकात पर थीं, सिर्फ इसलिए कि इस मुलाकात के बाद आखिर निकलता क्या है। कोशिश ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को यकीन पैदा किया जाए उनके बीच, ताकि वो भारत आ सकें और निवेश जो वो पहले करते रहे उसके मुकाबले ज्यादा कर सकें। बीजेपी नेता चंद्रशेखर राय साहब जी वहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर राय जी, कांग्रेस ये कह रही है कि विदेश नीति जो पहले तैयार की गई थी पिछले सालों जैसी रही, नरेंद्र मोदी उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए, उसी पर आगे काम कर रहे हैं और किसी भी तरीके से जो पुरानी बातें थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का ये दौरा पिछली विदेश नीति जो थी उससे अलग है, जो स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी उससे अलग है और एक बड़ी कोशिश है भारत की अलग पहचान बनाने में? देखिए फिरोज साहब, जो कांग्रेस का कहना है कि विदेश नीति पहले से बनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विदेश नीति रोज नहीं बदली जाती, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर आप पूरे इस मोदी जी की यात्रा को देखें तो आप कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे, बल्कि आप नहीं बल्कि हिंदुस्तान ये महसूस कर रहा है कि मोदी जी एक ग्लोबल लीडर के रूप में वहाँ पर पेश हुए हैं। और अमेरिका अगर इतना महत्व दे रहा तो उसके पीछे कारण ये नहीं है कि मोदी जी ने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करी है। उनको उनका जो जिस तरह का काम रहा है पिछला, या आप ये कहें कि भारत में पहली बार इतने लंबे समय बाद 30 सालों बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है, उसका एक ऐसा लीडर आया है जो इम्प्लीमेंटेशन पे विश्वास रखता है, न केवल अमेरिका के साथ। अगर आप पूर्व में देखें, अगर पिछले 100 दिनों का अगर काम देखें तो उसमें जापान की यात्रा जो आपने देखी होगी कि जिस तरह से इन्वेस्टर किस तरह से उनकी तरफ आगे आए हैं, चाइना की जो यात्रा हुई, कितने सारे विवाद पहले रहे और जिस तरह से हम लोगों ने हाथ मिलाकर के काम करने की आगे बात करी है, वो एक ग्लोबल लीडर ही कर सकता है। आज अमेरिका ने या अमेरिका के इन्वेस्टर वहां विश्वास जताने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं विदेश नीति पे बात ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए विदेश नीति बहुत पहले से बनती आई थी, क्यों नहीं कांग्रेस इंप्लीमेंटेशन कर पाई थी? हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन उनको रूप देना, उनको काम करना। आपने कहीं महसूस किया कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने कहीं छोटे साबित हुए? इससे पहले की जितनी यात्राएं रही हैं, एक औपचारिकता मात्र यात्रा रहती थी, प्रधानमंत्री गए और आए, लेकिन जो कद मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वहां अमेरिका में, चंद्रशेखर राय जी, विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि एक मार्केटिंग है, इसको मार्केटिंग का नाम आप कुछ भी कहते रहे, अगर हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन का मामले में अगर ये बात कर रहे हैं कि हमको विकास करना है, तो विकास में कूटनीति भी है, मार्केटिंग भी है, स्ट्रेटेजी भी है, सभी चीजें हैं। मनोज वर्मा जी, अगर मान लीजिए उससे काम होना तो ये निश्चित रूप से ये काम होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बार चूंकि आपने मुझे मौका थोड़ा सा लेट दिया, मैं लेट हो गया था। कोई बात नहीं। जिस तरह से अमेरिका में एनआरआईज वहां बैठे हैं और जो परेशानियां हिंदुस्तान में उनको आने के बाद होती थी, क्या मोदी जी ने ये मार्केटिंग करी है? उन्होंने कहा कि हम सब आजीवन वीजा देंगे पीआईओ के लिए। ये मार्केटिंग नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है जिसके तहत उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जो हालात आपको अमेरिका में मिलते हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं, आप आइए, एक पैर रखिए। और कितने लोग उत्साहित होकर पागलपन की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मनोज वर्मा जी, ये कांग्रेस भले से कह सकती है कि विदेश नीति, और जैसे कि राय साहब भी कह रहे हैं कि विदेश नीति बार बार नहीं बदली जाती, उसी पर आगे काम करना होता है। पहले से ये कहा जाता रहा है कि लोक ईस्ट और लिंक वेस्ट, क्या इस नीति को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं? चाहे वो चाइना की बात हो, जापान की बात हो, और अमेरिका में गए तो वहां पर भी उन्होंने इसी नीति को आगे बढ़ाया और मजबूती से बढ़ाया।
देखिए, राजीव शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि विदेश नीति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, और राय साहब भी जो भाजपा के नेता वो भी सही कह रहे हैं। विदेश नीति में आमतौर पे परिवर्तन नहीं होता है अपने देश में। अपने देश में चाहे कांग्रेस की सरकार रहे या बीजेपी के रहे या एनडीए की सरकार है, यूपीए की रहे, मोटे तौर पर एक विदेश नीति है जो कालांतर से चली आ रही है, उसी पे हम चलते हैं। और हमारा मानना यह है कि भारत दुनिया का विकास चाहता है, सबका विकास चाहता है और सबका साथ चाहता है, सबके लिए शांति की कामना रखता है। मेरे ख्याल में आम आदमी के लिए जरूरी कि वो विदेश नीति क्या है और कैसे काम कर रही है नजर भी आए, और ये दौरा तो उसे दिखाता भी है। देखिए, इसमें मोदी जी ने क्या करा, जो लोग कह रहे हैं मार्केटिंग की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने देश की अच्छाई बताना, अपने देश का प्राइम मिनिस्टर अगर वहां जाकर अपने देश की छवि को ढंग से प्रस्तुत कर रहा है और उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इसमें बुराई क्या है? आप एक चीज देखिए, अभी हम 100 दिन पहले की स्थिति देखें तो भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बनी हुई थी। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा था। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि रुपया बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन स्थितियां बदली हैं। जापान अब आपके देश में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। चीन का राष्ट्रपति आता है, वो भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत में इंटरेस्ट ले रहा है। ये सब कुछ पहले भी होता था, लेकिन इतने आत्मविश्वास से क्या होता था? सवाल ये महत्वपूर्ण है। आप किसी काम को कैसे, लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन आप किसी काम को कितने बेहतर ढंग से करते हैं, कितने सुनियोजित ढंग से करते हैं, इसका संदेश अलग जाता है। और मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा को जिस सुनियोजित ढंग से बनाया गया और जिस तरह से भारत को पक्ष को वहां प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिस तरह से भारत ने अपनी शक्ति को वहां दिखाया है, ये एक सकारात्मक संकेत है। ये बिल्कुल जरूरी है, और एक मजबूत देश है और कितनी संभावनाएं यहां पर है, और आर्थिक रूप से कितनी संभावनाएं, ये तमाम चीजें दिखाना जरूरी है। ये निश्चित है कि इससे फिरोज भाई एक बात और कहना चाहता हूं यहां पर। देखिए, यूपीए सरकार के समय में न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई थी। विपक्ष ने साथ भी दिया था उस पर संसद में, लेकिन किस प्रकार उस न्यूक्लियर डील को लेकर संसद के भीतर रिश्वतखोरी के आरोप सांसदों को खरीदने के लगे थे, ये भी दुनिया ने देखा था। तो भारत की छवि को बदलना सबसे महत्वपूर्ण है। सतीश पेडनेकर जी, जिस तरीके से बिजनेस की बात हो रही है, ये जरूरी है कि हिंदुस्तान में निवेश आए, उससे सभी का फायदा होगा, आम लोगों का भी फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात हो रही है, क्या ये लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये पूरी यात्रा रही है वो बायर्स और सेलर्स के बीच में तो नहीं रहकर रह जाएगी, या फिर इससे आगे भी कुछ बातें होंगी? नहीं, देखिए, अब तो यात्रा लगभग खत्म ही हो गई है। अब नया कुछ होना नहीं है। पर अभी तक जो हुआ है वो हिंदुस्तान के पक्ष में हुआ है। मोदी बहुत कुछ लेकर आए हैं। इससे अलावा आपको क्या चाहिए? जहाँ तक निवेश का सवाल है, वो एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि ये सरकारी निवेश नहीं है। ये तो इस बात, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को निवेश करना है, तो ये बात महत्वपूर्ण है कि भारत में आप कितने इकोनॉमिक सुधार करते हैं, कितने फाइनेंशियल सुधार करते हैं, कितना लोगों को आश्वस्त कर पाते हैं आप निवेशकों को, इस पर निर्भर करेगा। और इसके लिए तो बहुत कुछ सरकार को करना पड़ेगा। अभी तो मोदी सरकार ने जो है इस दिशा में बहुत कदम उठाया है, ऐसा मुझे नहीं लगता, पर निश्चित तौर पर वो उठाएंगे ही, क्योंकि उसके बगैर जो है बाहरी निवेश नहीं आने वाला। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, किसी भी देश का निवेश तब तक नहीं आएगा जब हम अपने आर्थिक सुधार नहीं करते हैं। बीजेपी नेता भी हमारे साथ है, चंद्रशेखर राय जी। जिस तरीके से एक ब्रांड इमेज की बात की जा सकती है, ये तो फख्र की बात है, कम से कम हिंदुस्तान का पक्ष अगर दुनिया में मजबूती के साथ रखा जा सकता है, लेकिन कुछ और भी हट के फैसला लेने की जरूरत है। और जिस तरह से निवेश और भी ज्यादा बढ़े, तमाम सीईओ से भी मुलाकात की है, उनके अंदर यकीन पैदा करने की कोशिश की गई, तो एक और भी कोशिश होनी चाहिए कि अमेरिका जिस तरह से अपने कदम उठाता रहा है रिश्तों को लेकर और भी तमाम चीज़ों, उससे भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के ये मान लें कि हम जो कह रहे हैं वो अमेरिका सारी बातें मान ले। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आज प्रधानमंत्री ने अपने आप को ये कहीं ना कहीं ये महसूस कराया है पूरे वर्ल्ड को कि वो ग्लोबल लीडर है, और उसके पीछे कारण केवल ये नहीं, उन्होंने ये बताया कि नहीं, मैं हिंदुस्तान में प्योर मेजॉरिटी के संग में आया हूँ। दूसरी चीज़, उनके कार्य दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गुजरात का सीएम रहते हुए जिस तरह से बिजनेस के लिए या जिस तरह से कानून व्यवस्था के लिए जो काम किए वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने हर जगह अपने भाषण में कहा है कि जो हमारे यहाँ लाल फीताशाही या जिस कारणों से हमारे कानून में बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिसको दूर करके हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी करना चाहते हैं, जैसे भ्रष्टाचार पे उन्होंने एक तरह से कह दिया 0 टॉलरेंस हमारे है, भ्रष्टाचार हम नहीं करने देंगे। जो माहौल एक विकसित देश के लिए चाहिए वो सारा बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में
आपने देखा होगा 2 महाशक्तियां इस वर्ल्ड के अंदर जो आज की तारीख में गिनी जाती है वो है चाइना और अमेरिका। दोनों के साथ हम लोग कहीं दूसरे पायदान पे नहीं खड़े रहे हैं। चाइना के संग भी मिलते समय और अमेरिका के संग भी मिलते संग बराबर की हिस्सेदार रही, और उन दोनों में भी अगर आप देखें जो प्रोटोकॉल पहले प्रधानमंत्री के संग में होता था वो कहीं ना कहीं बदलाव आया है। अमेरिका ने भी गले मिलकर के साथ देने की बात कही है, और चाइना जहां हमको ये लगता था एक प्रतिद्वंदी के रूप में हम लोग बड़े खिंचे रहते थे, उसमें एक बदलाव आया है। तो ये बदलाव का कारण मैं मानता हूं कि एक केवल पॉलिसी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी तो रही, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन करने वाला वो नेता कौन है? वो हिंदुस्तान का मोदी है। ठीक है मनोज जी, जिस तरीके से ये बता रहे हैं राय साहब, और ये भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की आपको लगता है इस दौरे में कोशिश थी कि चाइना से हमारे संबंध, थोड़ी देर पहले वो आए थे, कुछ दिनों पहले उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कई बिलियन डॉलर का यहाँ पर निवेश भी किया है, तो अमेरिका से भी रिश्ते वैसे ही बरकरार रहे, चाइना से भी रिश्ते बरकरार रहे, यही वजह है कि चीन को लेकर, सीमा विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि हम मिल बैठकर सुलझा सकते हैं, यानी कहीं इंटरप्शन ना हो, उसको भी लेकर एक संकेत मोदी ने दिया। फिरोज भाई, मुझे लगता है कि इस मामले में चीन को लेकर शायद नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्य जरूर दिया, वो भी अलग हटके उन्होंने दिया, लेकिन ओबामा जी के साथ जब उनकी बातचीत हुई तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ मुद्दे जरूर उनके सामने रखे होंगे जो भारत के हितों से जुड़े हुए हैं। वो मुद्दा है विश्व व्यापार संगठन में जिस प्रकार से सब्सिडी को लेकर भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि भारत सरकार जो है वो अपने किसानों के लिए सब्सिडी को खत्म कर दे, जबकि अमेरिका अपने यहां किसानों को अधिक सब्सिडी देता है। ठीक है, तो बात जो साथ साथ चलने की बात मोदी जी कह रहे हैं वो इन्हीं मुद्दों पर कह रहे हैं। सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्यता मिले, भारत को स्थायी सदस्यता मिले, इस बात को भी अमेरिका को समझना पड़ेगा। दवाओं के पेटेंट का मामला है, रक्षा का मामला है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मुझे ये ऐसा लगता है कि कूटनीतिक देशों की जब दो देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत होती है तो इनका बहुत सार्वजनिक स्तर पे चर्चा नहीं होती है, लेकिन जब 2 देशों के प्रमुख नेता बैठते हैं तो जरूर चर्चा होती है इन सब मुद्दों पर कि भाई हम बराबरी से बात करें। ऐसा नहीं होगा कि भारत के लिए तो नियम दूसरे होंगे, अमेरिका के लिए दूसरे होंगे, किसी तीसरे देश के लिए तीसरे नियम होंगे। ठीक है, हमें भारत के हितों को देखना है, और मुझे लगता है कि मोदी जी ने भारत के पक्ष को जरूर मजबूती के साथ वहां रखा है। ठीक है सतीश जी, चूंकि मनोज जी ने सुरक्षा परिषद की भी बात की, इंदिरा गांधी ने सुरक्षा परिषद के सदस्य बनाने के लिए एक मजबूत मांग रखी थी, क्या आपको लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी भी इस मजबूत छवि के नेता हैं कि उस मजबूती से उस मांग को रख सकते थे? उन्होंने ये तो कहा कि यूएन में क्या संभावनाएं हैं, क्या सुधार हो सकता है और भारत उसमें क्या कर सकता है, ये तमाम बातें कही, लेकिन वो मजबूत पक्ष भी खुलकर रखा जा सकता था। हाँ देखिए, कई चीज़ें जो है इस बात पर निर्भर करती हैं कि कैसा माहौल है, कितना कोई आदमी जो है वो देने को तैयार होगा, इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखकर किया जाता है। मुझे इस सारे मामले में देखिए एक बात महत्वपूर्ण लगती है जो मैं उसको जो है रेखांकित करना चाहता हूँ कि कैसे भारत के हितों का ख्याल रखा गया है। जैसे टेरर के एंटी टेरर वाले मामले में जहां एक और जो है वो बाकायदा नाम लेकर कहा गया है कि जैश-ए मोहम्मद और जो है वो अल-कायदा, दाऊद, अफगानिस्तान का नेटवर्क, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर इसके बावजूद भी भारत जो है वो ISIS के खिलाफ जो है कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह वहाँ बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। वहाँ पर कितने सारे भारतीय, लाखों भारतीय रहते हैं, उनके ऊपर संकट आ सकता है, तो इसलिए जो है उसमें शामिल नहीं होना ये भी जो है भारत ने स्पष्ट कर दिया है। तो इस सारी बातचीत में हर मामले में झुके बगैर जो है वो ये अपनी बात कहने की कोशिश की गई है। वरना लोग ऐसा मानते थे कि अगर ऐसा इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है तो उसके बदले में अमेरिका चाहेगा कि वो जो है उनके ISIS के खिलाफ अभियान में शामिल हो भारत। पर जो है भारत इस मामले में बच निकला है, उसने अमेरिका की बात नहीं मानी है, पर अपनी बात जो है उन्होंने टेरर वाले मामले में उनसे मनवाई। चंद्रशेखर राय जी, इस बात की भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है और ये कह लीजिए कि विपक्ष आलोचना भी कर रहा है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में लगातार उन्होंने इस बात को कही कि पाकिस्तान से जिस तरह से आतंक फरोग हो रहा है उससे भारत को नुकसान होता है, और लगातार पाकिस्तान से कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियां जारी रहती हैं, भारत के लिए नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये बात ओबामा के सामने स्पष्ट करना जरूरी था कि कैसे पाकिस्तान नुकसान पहुंचा रहा है, वहां तो जिक्र ही नहीं हुआ पाकिस्तान का। देखिए, आपने अगर देखा हो जनरल असेंबली में जिस तरह से नवाज शरीफ ने अपनी राजनीतिक परिस्थितियों के चलते, जैसे सेना उनके पर दबाव बनाती है, जब जब उनके यहाँ दबाव पड़ता तो वो बोलना शुरू करते कश्मीर मामले में, उसके बाद जनरल असेंबली में मोदी जी का भाषण हुआ और उन्हें सीधे सीधे से कहा कि ये अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ आकर के बोल लेंगे तो मुझे शक है कि यहाँ से कोई चीज़ निकल गई। उन्होंने सीधा सीधा ये महसूस कराया
यूएन जनरल असेंबली के अंदर कि नहीं, ये बात होगी तो बायलैटरल होगी और इसमें किसी और की जरूरत नहीं है। इतना कड़ा निर्णय और इस तरह से बोलना के लिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, उन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका को अफगानिस्तान के मामले में उन्होंने सीधा चताया कि जिस तरह से आपने इराक में जल्दबाजी में फैसला ले लिया या अफगानिस्तान में जिस तरह से आपने फैसला ले लिया वो कहीं ना कहीं गलत था। तो वो ये भी बताने के लिए कोशिश करते हैं कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वही सही होता है, जो सही चीजें वो बता रहे हैं। जहां तक यूएन सिक्योरिटी की बात है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यूएन सिक्योरिटी में जाना आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या उस महत्व को हम कन्वर्ट कर पाते हैं? आज यूएन सिक्योरिटी में जितने लोग बैठे हैं, क्या वो निर्णय ले पाते हैं जब अमेरिका को जरूरत पड़ती है उसके अंदर कि भाई मुझे इराक में फैसला लेना है? वो जाता है और वहां जाकर एक थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। मेरा सवाल ये भी था कि जिस तरह से एक मजबूत नेता की छवि बनी नरेंद्र मोदी की, वो मुद्दा जो यूएन सिक्योरिटी का मुद्दा था उसे मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी रख सकते थे यूएनजीए में। नहीं, मैं कह रहा हूं रखा गया है, आप ऐसा क्यों समझते हैं? लेकिन उन्होंने उससे ऊपर जाने की बात कही है। आप समझिए, कहीं गिड़गिड़ा करके हमको मांगने की बात नहीं करी है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं यूएन सिक्योरिटी में हो क्या रहा है आज की तारीख में। जितने देश हैं, क्या आपने कभी सुना है कि यूएन सिक्योरिटी के लोगों ने फैसला किया कि इराक पे हमला कर दें? यूएन सिक्योरिटी ने फैसला किया कि अफगानिस्तान में चला जाए? यूएन सिक्योरिटी ठीक है, बनी हुई है, लेकिन आज तक अमेरिका ने जो चाहा है वो काम किया है। तो मेरा यह मानना है कि आप बेशक यूएन सिक्योरिटी के बाहर हैं, मैं कहता हूं आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप यूएन सिक्योरिटी की सदस्य की तरह अगर अपनी बात रखते हैं और बात मनवाने में आप अपना सफल रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। 2 घंटे की बातचीत में ऐसा नहीं है कि केवल 4 बातें हुई होंगी। चाहे इन्वेस्टमेंट का मामला हो, वो खुल करके बातें होती, उसमें समय लगता है, जैसे सतीश जी बता रहे थे। ऐसे बाकी मुद्दों पे, क्योंकि ये लंबे समय से बहुत सारे हमारे संबंध ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, हम उसको सक्रिय कर रहे हैं। पहली मुलाकात में मैं ऐसा मानता हूं एक बहुत अच्छी मुलाकात रही। इस बीच में उन्होंने पूरे ग्लोबल क्षेत्र में, बल्कि अमेरिका के जितने इन्वेस्टर हैं, न केवल अमेरिकन, जो इंडियंस वहां बैठे हैं उनको भी आकर्षित करने के लिए मोदी जी का जो प्रयास रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। अब जिस तरह से वो वहां पे इन्विटेशन दे के आए हैं अमेरिका प्रेसिडेंट को, वो भी यहाँ आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं इन्विटेशन मैं ले रहा हूँ इसका। तो निश्चित रूप से जब चीजें चलनी शुरू हुई हैं तो शुरुआती दौर में, और जिस तरह से जापान हमारे संग आ रहा है, चाइना जिस तरह से आ रहा है, निश्चित रूप से हम लोग जो ये सही बात है कि निवेश के लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो सकता है, और जब निवेश भारत में होगा तो चौतरफा विकास की भी संभावनाएं सच की जा सकती हैं। कहीं भी अगर आप मोदी जी को देखें तो उनके बात करने के तरीके में, बॉडी लैंग्वेज के तरीके में, प्रेजेंटेशन के मामले में, पब्लिक मीटिंग के मामले में, या कहीं भी उनकी मुलाकात के अंदर ये चीज दिखाई नहीं दी है कि वो भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जो झुक करके आते तो झुक के जाते, सीधे एकदम 56 इंची का जो छाती के संग गए थे और उसी के संग वापस आए हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के अंदर, और उसने बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं हिंदुस्तान में क्या करने जा रहे हैं। आप समझते होंगे स्वच्छता अभियान की जो बात कर रहे हैं, आएंगे जनधन योजना की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी उस पर आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मनोज जी, छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लेना चाहते हैं। रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और ये कह लीजिए कि भारत को जरूरत भी है, और इस मामले में क्या अमेरिका बहुत ज्यादा आगे बढ़कर मदद कर सकता है? क्योंकि चीन से तो हमें उम्मीद रक्षा के क्षेत्र में थी, लेकिन ऐसा हम करना नहीं चाहते। शायद रक्षा के क्षेत्र में उसका निवेश हमारे लिए बेहतर भी नहीं होगा, लेकिन अमेरिका से ये बड़ी मदद ली जा सकती है और अमेरिका इसके लिए तैयार है। देखिए, एक बात तो थोड़ी सी टिप्पणी राय साहब की टिप्पणी पर मैं कर दूं कि देखिए, हिंदुस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री गए, मोदी जी ने अपने आप को बहुत प्रखर तरीके से वहां पर प्रस्तुत किया है। लेकिन जितने भी इससे पहले प्रधानमंत्री गए, उन्होंने अपनी क्षमता और अपनी कार्यशैली के अनुसार भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रखने का ही प्रयास किया है। यह बात अलग है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यशैली है वो दूसरे प्रधानमंत्रियों से ज्यादा अधिक सुनियोजित है। तो भारत का कोई भी प्रधानमंत्री जाके अमेरिका के आगे गड़गड़ाता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो। दूसरी बात आपने जहां तक रक्षा सहयोग की करी है, निश्चित रूप से देखिए, अमेरिका हर देश को एक बाजार की तरह देखता है। ये हमारे ऊपर है, हमारे नेतृत्व के ऊपर है कि हम अमेरिका की जो इच्छा भारत को बाजार बनाने की है, चाहे वो रक्षा का मामला हो, उसमें हम अपने जरूरत के हिसाब से क्या उससे ले सकते हैं। तमाम हम आतंकवाद से 4 दशकों से जूझ रहे हैं। अमेरिका को तो अब एहसास हो रहा है, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर कहा कि उनको अब एहसास हो रहा है। हमें पाकिस्तान से भी खतरा है, चीन भी लगातार घुसपैठ करता रहता है। ठीक है, तो हमको तो ठीक है, ये तो नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर कहा है कि विकास चाहिए, पैसा चाहिए, निवेश चाहिए, लेकिन एक तरफा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी उनके ज़हन में ये बात भी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ओबामा के साथ जो नारा दिया है, चले साथ साथ,
ठीक है, ये नहीं कि आप अलग चले हम अलग चले। मनोज जी, इसीलिए भी शो का नाम हमने भी दिया है, ये दोस्ती रंग लाएगी, चलें साथ साथ। हम आएंगे चंद्रशेखर जी आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, फौरन हाजिर होंगे। उसके बाद ये बात करेंगे कि जिस तरीके से चीन को लेकर भी कई तरह की बातें हुई थी और जो निवेश की बात हो रही है, क्या अमेरिका पहले के मुकाबले अपना बहुत ज्यादा निवेश बढ़ाएगा हिंदुस्तान में, ये एक सवाल है। और रक्षा के क्षेत्र में इसके अलावा दूसरे कई बड़े क्षेत्र हैं जहां पर अमेरिका निवेश कर सकता है। तो दूसरी बड़ी कंपनियां जिससे नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, उनका विश्वास बढ़ा है, वो निवेश के लिए तैयार होंगे। इस पर भी बात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम चलेंगे अपने सभी खास मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रेडियो के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। इस दौरान वो कई मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचने का फैसला करते समय मोदी ने इस कदम के लिए प्रारूप और आवृत्ति के बारे में जनता से सुझाव मांगे थे। MyGov नाम से एक वेबसाइट शुरू की गई ताकि नागरिक अपने विचार साझा कर सके। रेडियो पर पीएम अपने मन की बात करेंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि रेडियो कार्यक्रम प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों के साथ नए ढंग से संवाद करने के एक और कदम है। सतीश पेडनेकर जी, सवाल मेरा आपसे होगा कि रेडियो के जरिए ही क्यों, ये रेडियो का चयन क्यों किया गया होगा मोदी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए? सतीश जी। हाँ, हेलो जी सतीश जी, सुन रहे हैं मुझे? नहीं, मेरे तक बात नहीं पहुंची। अच्छा, हाँ, मनोज वर्मा जी, ये रेडियो का चयन ही क्यों किया गया होगा नरेंद्र मोदी की तरफ से? हालांकि टीवी उनको लगातार कवर कर रही है, उनके तमाम जो दौरे होते हैं उसको कवर किया जाता है, उनकी बातें हर तरफ पहुंचाई जाती हैं। रेडियो ही चुनना मकसद क्या हो सकता है? देखिए, रेडियो का भी अपना, जैसे टीवी का, अखबारों का, प्रचार साधनों का अपना एक महत्व होता है, वैसे रेडियो का भी अपना एक महत्व है, मैं समझता हूं। और रेडियो की जो अपनी रीच है, जो उसका प्रसार है, वो बहुत व्यापक है। एक आंकड़े की बात करूं तो शायद देश में 96% क्षेत्र में रेडियो की कवरेज होती है। और प्रधानमंत्री जी जो प्रचार के साधन हैं, जो संचार माध्यम है, उनका देश के विकास में बाखूबी इस्तेमाल करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की ये खूबी है, वो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक और अब रेडियो तक सब माध्यमों से जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आकाशवाणी पे ये भी मकसद हो सकता है कि जहां टीवी नहीं है वहां रेडियो है। गांव में अभी भी लोग आकाशवाणी के जरिए समाचार सुन लेते हैं, टीवी पे समाचार नहीं देख पाते। ये आपकी बात ठीक है फिरोज भाई, लेकिन मैं इसे बहुत सकारात्मक उससे देख रहा हूं कि रेडियो जो है, एक समय रेडियो ही साधन होता था मनोरंजन का और लोगों के समाचार जानने का, जानकारी सूचनाएं लेने का। धीरे धीरे टीवी आया, रेडियो थोड़ा कमजोर पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी संचार के जितने भी माध्यम हैं, सोशल मीडिया से लेकर रेडियो तक, उन सबके जरिए अपनी मन की बात देश की जनता तक, दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इसे बहुत सकारात्मक दृष्टि से देख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे रेडियो हो, सोशल मीडिया हो, यानी मीडिया के लिए और संचार क्रांति के लिए एक सकारात्मक संदेश है ये कि एक प्रधानमंत्री टीवी की भूमिका को भी मान रहा है, रेडियो की भूमिका को भी मान रहा है और सोशल मीडिया की भूमिका को भी मानता है। चंद्रशेखर जी, नहीं, वैसे मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री बाकी सारी मीडियाओं की बात को तो महत्व दे रहे हैं, लेकिन प्रिंट और टीवी मीडिया को महत्व नहीं दे रहे। उनसे बहुत कट के रहते हैं, उनसे बहुत दूर दूर रहते हैं। पहले जमाने में माहौल हुआ करता था संवाद जो है वो प्रिंट मीडिया को, टीवी मीडिया को महत्व दिया जाए। तो इस मामले में प्रधानमंत्री कंजूसी कर रहे हैं। वहां पे भी जाके वॉशिंगटन पोस्ट में संपादकीय खुद ही लिख डाला। नहीं, संपादकीय तो ठीक है, ये कभी कभी होता रहता है, पर जो है वो प्रेस के सामने जाना, उनके सवालों का जवाब देना, मुझे लगता है कि इस मामले में प्रधानमंत्री एक छोटा सा जवाब चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी, लगता नहीं कि ज्यादा दूरी बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए साहब, मैं तो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि वो दूरी बना रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ, अगर आप लोग कहें कांग्रेसी इसी से परेशान है कि पिछले 5 दिन से मोदी जी के अलावा कोई चीज़ चल नहीं रही है, तो अब ये दूरी वाली कहाँ से बात होगी? मैं तो देख रहा हूँ सुबह 4 बजे भी वही न्यूज़ है, 5 बजे भी वही न्यूज़ है। ये तो आप लोग चला रहे हैं, कहाँ से दूरी बन गई? मुझे नहीं लगता। कोई अखबार उठा के देख लीजिए, मोदी जी है। मैं फिरोज भाई और भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ, उस समय मैं जल्दबाजी में रह गया था। बहुत संक्षेप में बात करूंगा। अगर आप बात कर रहे हैं अमेरिका की, एक जो चीज़ें रह गई थी अमेरिका के लिए, हम लोग जो बहुत उत्साहित होकर हम बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी निर्णय हो जाएंगे पाकिस्तान को लेकर के,
देखिए, एक अमेरिका पूरी तरह से बड़े बिजनेस करने वाला आदमी है जो बड़े हथियारों को बेचता है। ठीक है, और उसकी बहुत बड़ी मार्केट अमेरिका की हिंदुस्तान भी है और पाकिस्तान भी है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज आप समझिए कि पाकिस्तान के संग अगर हम बहुत सारी चीजों पर हम अमेरिका से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक बात आती है कि अगर मैं पाकिस्तान वाली बात पे हिंदुस्तान की सारी बातें मानता हूं तो जो चाइना बैठा है, जो अपना बेस बना के बैठा है, वो कहीं पाकिस्तान में घुस जाएगा। ठीक है, वहां दो बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर रोकना चाहूंगा, ब्रेक लेना है। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। सतीश जी, ब्रेक लेना है। सतीश जी, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम बातें सामने रखने के लिए। उम्मीद ये की जा सकती है कि अगर नारा चले साथ साथ का दिया गया है तो ये दोस्ती रंग भी लाएगी, ऐसा भी होना चाहिए। और जो फैसला हुआ है उस पर आगे बढ़ेंगे दोनों देश और मजबूती के साथ फैसला लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी न्यूज एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।